आरपीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वह है कार्बन एवं उसके यौगिक। मतलब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के अध्याय 4 से है। ये क्लास 10th की वीडियो है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात आता है कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन जो है एक अधातु है। क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु है। इसका प्रतीक जो होता है ये सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूप्रपट्टी में कितना है? भूप्रपट्टी में 0.02% और वायुमंडल में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस पे है? आपका वायुमंडल में। भूप्रपट्टी पे कितना है? 0.02%। जितने भी सजीव हैं, ठीक है, जितने भी सजीव हैं, पौधे एवं जंतुओं, जितना का भी शरीर है, सारे का शरीर जो है कार्बन यौगिक से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन यौगिक से। किससे? कार्बन यौगिक से। तो जितने भी सजीव है, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उस वो जो बना होता है वो कार्बन के यौगिक से बना होता है। जैसे कि हम कोई एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है। ठीक है, CO2 बाहर होता है। इसका मतलब जब भी हम कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। कार्बन में सहसंयोजी अबंध होता है। ठीक है, सहसंयोजी अबंध कितना है? अभी कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। अब कार्बन का परमाणु संख्या जब 6 है तो पहले कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड कक्षा में मैक्सिमम 8। लेकिन जितना रेस्ट बचा कार्बन में तो 2 और 4 मतलब कि 6 पुराने के लिए इस कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि कार्बन का जैसे रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 4 रहेगा। मतलब फर्स्ट कक्षा में जो हो फर्स्ट क्लास में वो 2 रहेगा और सेकेंड क्लास में वो 4 रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? हम जानते हैं कि कार्बन जो है चतुसंयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब वो ना तो किसी को देता है और ना किसी से वो लेता है। वो जैसे है अपने रूप में रखता है। ठीक है, न खोता है मतलब C+ किसी को C+4+ जो करते हैं ये मतलब हो गया दूसरे को डोनेट करना। ये दूसरे को डोनेट नहीं करता है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। मतलब कि जैसे कि हो गया C4- मतलब कि 4 को प्राप्त करना, मतलब दूसरे से अगर 4 ले लेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्स्ट कक्षा में 2 रहता है और सेकेंड कक्षा में 8 रहता है। तो इसमें जो है कार्बन में का जो होता है 6 होता है। कार्बन का 6 होता है परमाणु संख्या। तो इसमें फर्स्ट कक्षा में कितना रहेगा? 2 रहेगा और सेकेंड कक्षा में इसको 4 मतलब रहना पड़ेगा। अगर ये 4 दूसरे को दे देगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, चाहे 4 इसमें ले लेगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कार्बन जो है ना तो वो 4 धनायन किसी से लेता है और ना ही 4 ऋणायन किसी से प्राप्त करता है और ना ही 4 देता है ना 4 लेता है। बस यही है। ठीक है, आयनिक संबंध बनाता है। 4 अत्यधिक इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के अत्यंत कठिन है। वो 4 इलेक्ट्रॉन को धारण करना उसके लिए काफी कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब
बात आती है कि वो 4 किसी से लेता क्यों नहीं है और 4 किसी को देता क्यों नहीं है। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है, तो उसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो काफी ज्यादा होगी। इसीलिए वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त कर सकता है किसी से। ठीक है? इसलिए कार्बन जो है अपने परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। क्या बनाता है? आबंध बनाता है। अब बात आती है एक ही प्रकार एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध मतलब जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। अब कार्बन के अतिरिक्त जो है परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अबंध बनाते हैं। अब कार्बन तो बनाता ही है, उसके अलावा कौन बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी जो है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अपना आबंध बनाता है। अब यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अपना आबंध कैसे बनाता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक होता है हाइड्रोजन एक। ठीक है? अब यहाँ आता है H2 का बात। ठीक है? H2 है मतलब दो हाइड्रोजन है, तो पहला हाइड्रोजन के पास कितना है परमाणु संख्या? एक है। ठीक है? दूसरा हाइड्रोजन के पास कितना परमाणु संख्या है? एक है। तो दोनों जब मिलेगा तो ये आपका साझेदारी बनेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है? इसको बोलते हैं एकल आबंध। ठीक है? हाइड्रोजन के बीच क्या बना? आबंध बन गया। ठीक है? अब बात आती है O2 का। O2 का जो बात आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। कार्बन 6, ऑक्सीजन 7 होता है। ठीक है? तो अब यहाँ ऑक्सीजन 7 होता है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन अगर मिलाते हैं, ठीक है? दो ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ठीक है? ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है। कार्बन 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। ठीक है? तो यहाँ पे दो दो को मिलाते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ये H2 में यहाँ पे आपका ये दो इधर से आएगा और दो आपका इधर से आएगा। ठीक है? मतलब ये इसका दो और इसका दो दोनों मिलके क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन का दो जोड़ा बनाएगा। ठीक है? यहाँ वहां पे क्या था? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन बनाएगा। मतलब ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड था? सिंगल बॉन्ड था। लेकिन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है? क्योंकि दो जोड़ा है। इसी यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध बनाता है। अब बात आती है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का जब बात आएगा तो नाइट्रोजन जो अपना बनाता है वो 3 इधर से देता है और 3 इधर से देता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु संख्या और कार्बन 7, ऑक्सीजन 8। ठीक है? तो 2 पहला कक्षा में और 6 हो गया आपका दूसरा कक्षा में। इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए और मतलब 2 ये दे सकता है इधर से और 2 ये भी दे सकता है, मतलब 2-2 दिया है। इसीलिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हुआ? 1, तो मतलब पहला कक्षा में एक ये एक ही ले सकता है या एक किसी को दे सकता है। तो ये एक क्या क्या था पहला वाले में, ऊपर वाला में ये एक डोनेट किया, इसमें तसारदारी बनाया। इसमें क्या है? प्रथम कक्षा में क्या हुआ कि दो का जरूरत पड़ता है, तो दो का जरूरत है तो दो ही क्या किया? अपना दूसरे से ले लिया और ये भी दो दूसरे से मतलब ले लिया। उसके बाद क्या बोला है? फिर बॉन्ड बना लिया। उसी प्रकार नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है कार्बन 6, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। ठीक है? ऑक्सीजन 8, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 7। इसका मतलब जो है ये जो बनाएगा आपका पहला कक्षा में जो आएगा इसमें तो दो ही मैक्सिमम आएगा। दूसरा कक्षा में 8 आता है मैक्सिमम। ठीक है? 8 इसमें कितना आता है? 8 इसमें दो ही आता है। तो जब 8 आता है तो इसके पास बचा कितना? 7 में से दो निकाल दिए तो बचा कितना? आपका 5 बचा। अब इसको कितना का जरूरत है? 3 का जरूरत है।
मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो है, और इसको मिलने से ये अपना कक्षा क्या करेगा, पूरा कर लेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इधर से, और 3 इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब ये 3 लेता है तो इसका पूर जाता है कितना, 3 3 6 और 7 8, और इसका भी जब 3 लेता है तो 3 3 6 7 8 पूर देता है। मतलब 8 पुराने के लिए इसको अपने कक्षा में, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, मतलब कि ये 8 पुरा के अपना साझेदारी इलेक्ट्रॉन 3 जोड़ा बनाता है। तो इसमें जो है आपका कितना बना, त्रिआबंध बनता है, नाइट्रोजन के बीच में कितना हो गया, त्रिआबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद जल के जल के अणु ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध बनते हैं। अब बताता है कि जल के अणु में जो है उसके हाइड्रोजन परमाणुओं में एकल आबंध होते हैं। पहले बता चुके हैं कि हाइड्रोजन के पास कितना रहता है, एक ही रहता है, ठीक है। फिर आपके पास फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। मतलब ऑक्सीजन का जब परमाणु संख्या 8 है तो फर्स्ट क्लास में जो है 2 आ गया, अब बचा कितना, 6। इसका मतलब 2 इसको जरूरत है। जब 2 जरूरत है तो एक क्या क्या ट्रांसफर इधर कर दिया, ये हाइड्रोजन को, और एक इसमें ट्रांसफर कर देगा। जब दोनों को ट्रांसफर कर देगा और जो आबंध बनेगा आपका, सिंगल सिंगल इसका भी डबल पूर जाएगा, इसका भी डबल, मतलब ये भी अपना आबंध पूरा कर लेगा और ये भी अपना आबंध पूरा कर लेगा, ठीक है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब बताए श्रृंखलन, श्रृंखलन क्या होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध, आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, श्रृंखला और वलय संरचना और भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणुओं एक दूसरे के एकल, द्वि या त्रि-आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। मतलब बोलता है कार्बन का जो है आपका परमाणु एकल के द्वारा भी जुड़ा हो सकता है, द्वि के द्वारा भी, या त्रिबंध के द्वारा भी जुड़ा हो सकता है। अब आता है बात चतुर संयोजकता। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना होती है, 4। कार्बन जो होता है, कार्बन आपका हो गया 6। 6 में आपका जो है, आपका पहला में तो 2 आ गया, जो रेश बचा 4, यही आपका संयोजकता हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से 4 हो गया आपका संयोजकता, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एवं संयोजी परमाणु HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। जैसे कि कार्बन यहाँ है, इसको कितना है, 4 है, तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन के साथ बनाया, ये 4 के साथ हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ठीक है। उसी उसी प्रकार जैसे क्लोरीन रहेगा, ठीक है। कार्बन है, इसके साथ क्लोरीन का बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, एक रख लिया, क्लोरीन, क्लोरीन दे दिया यहाँ पे। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17, ठीक है। क्लोरीन 17 हो गया, तो फर्स्ट कक्षा में जो है कितना आएगा, 2, फिर 8, 8 2 10, और यहाँ पे बच गया 7, मतलब इसको एक जरूरी है, एक चाहिए इसको, मतलब एक इसका संयोजकता हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सिंगल बॉन्ड देके ये अपना पूरा कर लेगा, क्या, अपना आबंध पूरा कर लेगा। अब बात आती है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि संतृप्त क्या होता है। संतृप्त जो होता है एकल बंध बनाता है, कार्बन परमाणुओं के बीच जब एकल बंध बनता है तो उसको बोलते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एकल बंध अगर बनाता है, एकल बंध मतलब जैसे कि सी सी के बीच में एकल बंध रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें इसका उदाहरण जो है एल्केन होता है, ठीक है। CnH2n+2 इसका समान सूत्र है। जैसे कि मीथेन निकालना है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहला जो होता है मेथ होता है, एक नंबर में मेथ एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से मतलब आपका सारा होता है 6 नंबर में। इस तरह से हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है, डेक होता है।
तो ये आपका जो है, ये आपको सीरियली याद रखना पड़ेगा कि 1 नंबर पे क्या होता है, 2 नंबर पे क्या होता है, 3 नंबर पे क्या होता है, 4 नंबर पे क्या होता है। ये आपको सीरियली याद रखना पड़ेगा। मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मतलब 10 तक कम से कम आप याद रखिए। आपको सब ठीक, मतलब कि आपको सब कुछ समझ में अच्छे तरह से आएगा। जैसे कि यहाँ CnH2n+2 है, CnH2n+2 है। मान लीजिए हम एक रखते हैं, एक रख दिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, C1H2+2, मतलब कि हो गया ये आपका C1H4, मतलब कि हो गया, इसको लिख सकते हैं CH4। ये हो जाएगा आपका मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है, ये मेथेन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो मेथेन इसका हो गया, मेथेन के बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है। जैसे CH4 हो गया, तो CH4 को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, CH4 का। ठीक है, अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, तो कार्बन परमाणु के बीच जब द्वि आबंध या ट्रिपल आयो आबंध होता है, मतलब कि त्रि आबंध होता है, मतलब द्वि आबंध या तो त्रि आबंध होता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को जो हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये आपका जो ऐसे ऐसे दिया गया है, ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इंडिकेट किया है इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एल्कीन होता है, CnH2n। अब जो होता है, जैसे कि एल्कीन है, यहाँ था एल्केन, मतलब कि एल्केन हो गया, ये यहाँ एल्कीन हो गया। और जैसे कि टू ही आबंध है, तो मतलब कि एन का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना लेना है, 2 का। जैसे C2 लेंगे तो H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा, 4 दूध में 4, C2H4। अब C2H4 हो गया, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा सी, अच्छा सी दो गो है ना, एक्सपेंड, सी के बीच में क्या डबल बॉन्ड, इधर हो गया आपका हाइड्रोजन, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो गया हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन। मतलब इसका भी हो गया दो, इधर दो, चार, मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। और कार्बन कार्बन के बीच में कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसी प्रकार जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, एल्काइन हो जाएगा, CnH2n+-2, ये आपका एल्काइन का फॉर्मूला है, जनरल रूल। आगे इसका हम और भी एग्जांपल लेके बताएंगे, फिलहाल आगे देखते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इथेन, C2H6। इथेन का क्या होता है, जैसे कि वहां पे था CnH2n+2 था, जब इसमें दो रखेंगे तो C2H4+2, मतलब कि आ जाएगा आपका C2H6। ये आपका फार्मूला से आता है, तो फार्मूला को आप याद रखिएगा, तभी आप मतलब कि निकाल सकते हैं सारा वैल्यू। जैसे कि मैथ का निकाले थे, अलग आ रहा था, एथ का निकालेंगे तो एथ का वैल्यू रखेंगे तो मैथ मैथ से बनेगा मीथेन, एथ से बनेगा इथेन, मैथ एथ प्रोप से बनेगा प्रोपेन। इस तरह से आपका बनते जाएगा, तो लेकिन आप लोग को वो जो है याद रखना पड़ेगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, मतलब ये सब याद आपको रखना पड़ेगा कि एक नंबर में ये होता है, 2 नंबर पे ये होता है, 3 नंबर पे ये होता है, 4 नंबर पे ये होता है, 5 नंबर पे ये होता है। इस तरह मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मतलब कम से कम आपको 10 तक याद रखना है। ठीक है, 10 तक याद रखिएगा तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो होते हैं अणुओं के सूत्र एवं संरचना, तो C2H6 को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। C2H6 को क्या बोलते हैं, एथेन। क्योंकि जब एथ का बात आता है तो एथ 2 नंबर पे आता है, जब C कार्बन 2 हो गया आपका, तो एथ से क्या बन, एथेन बन जाएगा, एथ से क्या बनेगा, एथेन बनता है। ठीक है, ताकि ये जो सूत्र है एल्केन का है, तो एल्केन जब है तो एल्केन से क्या बनेगा, एथेन। ठीक है, अब जब दो कार्बन है, तो दो कार्बन को पहले हम अपना लिख दिए हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब एथेन बन रहा है तो दो कार्बन है,
यहाँ पे एक कार्बन का आपका आएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, अबंध बनाएगा। अब बचा क्या, कार्बन के पास 4 गो संयोजकता होता है, तो अब बच गया 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन को क्या, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ से क्या हो गया आपका कि हाइड्रोजन का जो है ये पूरा हो गया, मतलब कि कार्बन का भी 4 संयोजकता पूरा हो गया, और यहाँ से क्या हो गया आपका, यहाँ भी इसका भी पूरा हो गया, बीच में जो है एक अबंध भी बन गया। ठीक है। अब जो है हाइड्रोजन कार्बन का नाम जो है और उसका सूत्र जो होता है उसको देखेंगे, और उसका जो संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसको हम देखेंगे। देखिए मेथेन बना, मैथ से क्या बना, मेथेन बना। तो CH4 मतलब कार्बन एक है, तो एक कार्बन के रखे। अब कार्बन का 4 गो वैलेंसी होता है, तो 4 गो वैलेंसी आपको सजा दिए, मतलब उस पे क्या लगा दिए, H लगा दिए, हाइड्रोजन। ठीक है। उसी प्रकार आपका एच से क्या बना, 2 नंबर में एच होता है, तो एच से इथेन बन गया। ठीक है, इथेन बन गया, इथेन का C2H6 होगा। ठीक है, C2H6 क्या कि CnH2n+2 का फॉर्मूला पे आप जब भी रखिएगा 2 का वैल्यू, तो आपका ये आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन को हम दे दिए। अब एल्केन का क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड लिख दे दिए कार्बन के बीच में। अब इसके बाद जो है ये आपका जितना बचा 4 पुराने में उतना हाइड्रोजन आपका लगा दिए। ठीक। उसी प्रकार प्रोपेन हो गया, 3 नंबर में क्या होता है, प्रोप का कार्बन में मतलब 3 हो गया कार्बन, एच हाइड्रोजन जो हो गया 8 गो हो गया। तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड में कार्बन को देंगे 3 गो में, 3 गो आपका लगा दिए यहाँ पे। और जो 4 पुराना है कार्बन का संयोजकता, तो 1 2 3 4 इस तरह से हम 4 पुरा देंगे हाइड्रोजन लगा के। उसी प्रकार ब्यूटेन का कितना है, 4 है, 4 कार्बन दे दिए सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ। पेंटेन का भी 4 है, 4 5 दे दिए, पेंटेन का 5 है आपका कार्बन, तो 5 कार्बन को लिख दिया, जितना बचा वैलेंसी 4 है कार्बन का, तो 4 पुराने के लिए हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो है, अब किसका देखना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त मतलब हो गया आपका जिसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अब आइए उस पे आते हैं। तो सबसे पहला आता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में इथीन आता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तब होगा जब हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। मैथ पहला होता है, दूसरा एथ होता है, तो एथ से क्या बनेगा, एथीन बनेगा, एथीन आएगा। तो आपका एथीन जो बना आपका, कार्बन 2 कार्बन के बीच में देखना है। अब 2 कार्बन के बीच में जो है हमको क्या देखना है कि डबल बॉन्ड करना है, तो डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन को पूरा कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को यहाँ पे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, तभी ये जाके आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से 2 लिए, मतलब ये कार्बन से 2 और ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, इधर का भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कार्बन का गिनेंगे, 1 2 और 2 4 हो गया, 1 2 और 2 4 हो गया, ई कार्बन का भी 4, ई कार्बन का भी 4। और ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है, तो एथीन का फॉर्मूला है। एथीन जो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और जिसका कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब बात आती है एल्काइन एथाइन का, बात होता है एथाइन के जो बीच में होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब कि ये कार्बन जो है इसका 3 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए, और ये कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन इधर से लिए, ये 6 हो गया। अब जो है आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 के बदले में 1 बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन आयन लगा दिए। ठीक है। तो यहाँ से जो हो गया आपका 3 जोड़ा हुआ, तो इसके बीच में मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1 4, इधर भी इधर से 3 और 1 4, ये कार्बन का भी वैलेंसी 4 पूरा हो गया, ये कार्बन का भी वैलेंसी 4 पूरा हो गया। यहाँ पे एल्कीन का कुछ मतलब कि बताया गया है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, आणविक सूत्र और उसका जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि हम बता दिए कि प्रोपीन जिसे मान लीजिए है, तो प्रोपीन का कितना है, कार्बन कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन दे दिया, और एक कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। इसके बाद इसका जब संयोजकता पुराएंगे, तो आपका 1 2 3, और आपका जो है यहाँ पे एक सेकेंड,
ये जो है आपका यहाँ डबल होगा, यहाँ पे आपका सिंगल आ जाएगा। ठीक है, क्या कि आपका 1 2 3 और यहाँ सिंगल रहेगा तब 4 पूरेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ 2 3 और 4 पूर गया, इसका जो पुराएंगे तो 2 3 4, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको देख लीजिएगा, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। इसी प्रकार ब्यूटेन का पुराना है कितना 4, तो आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे तो 8 पूरेगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4 इसका पूर गया, 1 2 3 4, फिर इसका 1 2 3 4, फिर इसका पूरेंगे 2 3 4 और फिर ई कार्बन का 2 3 4, यही सही हो गया। आपका यहाँ एच छूट गया है। उसी प्रकार अब आता है इथाइन का। अब इथाइन के बीच में क्या बोला गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इसका और एक 4, 4 इसका वैलेंसी पुर गया, और यहाँ भी 3 और एक हाइड्रोजन 4, मतलब 4 हाइड्रोजन इसका भी पुर गया। उसी प्रकार से प्रोपीन का है, ब्यूटेन का है, इस तरह से आप फॉर्मूला को वो कर सकते हैं। अब आता है संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर जो है हाइड्रोकार्बन का नाम जो है वो बदलते रहता है। जैसे कि यहाँ प्रोपेन है, तो प्रोपेन आता है मेथ एथ प्रो, तो प्रोप से बना है क्या, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन में कार्बन कितना होगा, 3 कार्बन हो जाएगा। जब कार्बन 3 हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। पहले तो दे देंगे आपको कार्बन का संख्या कितना है, 3 है। इसके बाद अब पुराना कितना है, 8 है, वो हाइड्रोजन, तो सारे हाइड्रोजन को हम एक एक करके सारे पे लगा के उसका वैलेंसी पूरा कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सारे कार्बन का जो वैलेंसी है वो आपका पूरा हो गया। अब जो है कार्बन को हम उसके श्रृंखला के आधार पर उसको नाम करेंगे, जैसे कि मेथ एथ प्रोप जो होता है, इसके बाद ब्यूट होता है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और यहाँ पे पेंटेन, मतलब 5 गो है, क्या होगा, पेंटेन होगा। मतलब इस प्रकार का C5H12 जो है ये पेंटेन का संरचना है। अब यहाँ पे जो है ये भी पेंटेन का अपना संरचना है। ठीक है, अब इस प्रकार जो रेगुलर पैटर्न में हम लोग लिखते हैं इसको बोलते हैं एन पेंटेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेगुलर पैटर्न में एन पेंटेन। और जब रेगुलर पैटर्न में लिखने के बाद एक कार्बन को हम किसी के साथ ऐड करके बनाते हैं जैसे हैं, इसको बोलते हैं, इस संरचना को क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। मतलब संरचना के आधार पे जो है आपका ये आएगा। इसके बाद आपका आएगा नियोपेंटेन, जैसे कि एक कार्बन के साथ 2 कार्बन को क्या किए हैं, फिर ऐड कर दिए हैं, तो ये जो बना है संरचना इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। अब यहाँ पे क्या है कि वलय, जैसे कि आणविक सूत्र समान होता है, 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे पदार्थ की संरचना समावयव कहते हैं। यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ संतृप्त है, क्योंकि संतृप्त इसलिए है कि सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, असंतृप्त है, असंतृप्त कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये C6H6, यहाँ भी क्या है, C6H6, यहाँ पे क्या है, C6, आपका H12 है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका इसमें कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 और एक देना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 6 डिवाइड 2 10 तो 12, मतलब इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, C6H12। मतलब ये जो है आपका संतृप्त में कितना हो जाएगा, C6H12, मतलब कि 4 आपका वैलेंसी पुराना है, तो वैलेंसी 4 कब पूरेगा, जब इसमें 2 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे क्या है, 2 एक 3 और एक हाइड्रोजन देने से यहाँ इस कार्बन का वैलेंसी पूरा हो जाता है। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है बेंजीन का, C6H6, वो ये है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हम जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हेलो क्लोरोब्रोमो, इसका जो है आपका जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा उसके बारे में, जैसे कि ये जो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कैसे उसका हम लिखेंगे। इसी तरह एल्कोहल का जो होता है, एल्कोहल का क्या होता है, OH। ठीक है,
एल्डिहाइड का क्या बोलता है? CHO, CH O के साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड। कीटोन का बोलता है CO, क्या? उसके साथ डबल बॉन्ड। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा आपका COOH, सी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और फिर OH। इसके साथ एल्कीन समूह का बता दिए हैं कि सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा और एल्काइन वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है जिसको कि हम रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2। जैसे कि अगर एक डालेंगे एन के जगह पे तो वो आएगा कितना? CH4, और दो डालेंगे तो CH3 और CH3 मतलब कितना? C2H6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर दो डालते हैं तो दो दूना चार और प्लस दो छह आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। उसी प्रकार एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n, एल्किन का क्या सूत्र होता है? CnH2n। जब CnH2n में अगर एक डालते हैं मतलब n का वैल्यू जब 1 पुट करते हैं तो CH2, और फिर एल्किन में बता दिया कि इसमें जो होता है वो इसका डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में क्या होता है आपका? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसी प्रकार यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है। उसी प्रकार जब एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n-2, इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके इसमें क्या करें? एन का वैल्यू दो पुट किया है तो ये आपका तीन कार्बन आ रहा है। उसी प्रकार जब एल्को हेलो एल्केन का जब बात आएगा मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप का, तो CnH2n+1 अब साइड से X जुड़ जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वगैरह सब आपका इसी ग्रुप में आएगा। तो CH3 इसका एक जब रखें तो CH3 आएगा फिर X आ जाएगा। फिर इसमें CH3 दो रखेंगे तो इस तरह से आएगा आपका फॉर्मूला। उसी प्रकार एल्कोहल का जब बात आएगा तो CnH2n+2, अब बाद में क्या लग जाएगा? O लग जाएगा। नहीं तो CnH2n+1 और OH भी बोल सकते हैं उसको। तो CH3 और साइड में क्या लगाया गया? OH। क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा जो दो पुट करेंगे तो ये आएगा आपका। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO। अब देखिए CnH2n और O, ये जो हो गया आपका एल्डिहाइड का होता है। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका होगा एक कार्बन है, कार्बन जब एक पुट करेंगे तो आपका ये आएगा CH2O। ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड का CHO जोड़ दिया हाइड्रोजन में, ये आपका क्या आ जाएगा? एक पुट करने पे आएगा। ठीक है। उसी प्रकार जब दो पुट करेंगे तो आपका ये वाला आएगा। उसी प्रकार कीटोन का जो होता है CnH2nO। ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्या है जनरल फॉर्मूला? तो एक जब पुट करेंगे तो आपका ये आएगा। हम बता दिए कीटोन की डबल सी के साथ जो O का जो होगा वो बॉन्ड डबल होगा, और यहाँ पे भी जब दो पुट करेंगे तो इसके साथ भी ये डबल बॉन्ड होगा। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और एमाइड वगैरह सब का भी फॉर्मूला आपका यहाँ दिया गया है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने से। अब आता है बात समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, सम मतलब क्या था? एक जैसा, मतलब जिसका कि समूह जो है, पर्यायात्मक समूह जो होता है वो समूह एक जैसा होता है। श्रृंखला मतलब कि जिस कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ है CH3OH, C2H5OH। तो OH जो है ये सब में क्या है? प्रक्रियात्मक समूह जो होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है, वो सब में एक अगर है तो वो समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। समान सूत्र जो होता है, जैसे समाज समजातीय श्रेणी के उत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14p द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। ठीक है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुण धर्मों में भिन्नता आती है। यहाँ पे जो है आपका फंक्शनल ग्रुप जो दिया गया है, हैलोजन दिया गया है। इसके बाद उसका नाम जो है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होता है। इसके बाद उसका उदाहरण दिया है कि जैसे कि हाइड्रोजन में दिया है क्लोरीन कितना है? क्लोरो प्रोपेन का मान लीजिए लेते हैं तो कार्बन कितना होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन का कार्बन कितना होगा? तीन गो, तीन कार्बन पहले लगा दिए। इसके बाद सबका वैलेंसी चेक कर लेंगे कि चार पूर रहा है कि नहीं, पूर रहा है। इसका भी चार पूर रहा है, लगा के हाइड्रोजन लगा के चार पूरा दिए। अब यहाँ बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन लास्ट में लगा देंगे। ब्रोमीन, ब्रोमीन लास्ट में लगा देंगे। आयोडीन, आयोडीन लास्ट में। यहीं पे आपका लगाएंगे क्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सब मतलब आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। अब उसी प्रकार आता है एल्कोहल। एल्कोहल जो है आपका, एल्कोहल आपका उसमें जो होता है ओल लगता है, ओल। जैसे प्रोपेनोल, यहाँ पे देखिए नोल लगा है। प्रोपेन, प्रोपेन का मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है। तीन है, तीन कार्बन। तो सबसे पहले तीन कार्बन को हम
लिख देंगे। कार्बन का वैलेंसी जो होता है 4 होता है, तो 4 हाइड्रोजन लगा के इसको कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन लगा के इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गया। अब जो आता है बात OH का, तो OH जो होता है ये हाइड्रोजन का जो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप जो है OH है, तो OH साइड से लगा दिए, ये आपका पूरा हो गया। उसी प्रकार एल्डिहाइड का क्या होता है? अल होता है, एल अल, मतलब कि जैसे प्रोपेनल, प्रोपेनल यहाँ पे नल आ गया। ठीक है, मतलब कि इसी के हिसाब से हम प्रोपीन, क्लोरीन, इसी तरह से हम मतलब कि प्रोपिनिल, फिर आपका हो जाएगा पेंटेनिल, इस सब टाइप से हम करेंगे। यहाँ जैसे प्रोपेनल है, तो आपका मेथेन एथेनल होगा, प्रोपेनल होगा, ब्यूटेनल होगा। इस तरह से आपका कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ आपका चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे जो है जब एल्डिहाइड बताए थे, बोले थे कि ऑक्सीजन के बीच में जो है आपका डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन सिंगल रहेगा, तब ना इसका जाके कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 दिए, तो इसका कितना 2 एक 3 एक 4, ये कंप्लीट हुआ इसका वैलेंसी। ये सबका वैलेंसी भी कंप्लीट है। उसी प्रकार कीटोन में क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ओन आता है, ओन ओन मतलब यहाँ पे देखिए प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब कि कार्बन 3 है तो प्रोप हो गया, जब 1 लगा दे प्रोपेनोन लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोले थे कि हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आपका ये ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? दो, दो हो गया इधर और दो इधर, 4 हो गया। इसका भी बैलेंस 4 है, इसका भी बैलेंस 4 कंप्लीट हो रहा है। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, इसका भी कर सकते हैं। एल्कीन है, एल्कीन में भी बता दिए हैं कि सिंगल सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में जो होता है आपका ई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, तब आपका इसका बैलेंसी कंप्लीट होगा। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है जिसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। इसके बीच में जो है कार्बन कार्बन के बीच में एल्काइन, एल्काइन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आता है दहन। दहन मतलब क्या होता है? जलना, जिसके मतलब जलने से ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है, वो जलन। जैसे CH4 को हम 2O2 के ऑक्सीजन के मतलब उपस्थिति में जलाएंगे, तो क्या होगा? CO2, ठीक है, प्लस 2H2O, और साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन और उसका यौगिक जो है, जैसे कि कोयला हो गया, कार्बन है, उसको हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। प्रचुर मात्रा में ऊष्मा मुक्त करते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, वो भी कार्बन का एक उपरूप है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? ईंधन के रूप में यूज करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीले स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। नीली कैसा? नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। अब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन होता है। उपचयन, अपचयन, आप पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा क्या कहा गया है कि उपचयन किसको बोलते हैं, अपचयन किसको बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। उपचयन अपचयन आप उसको पिछले कक्षा में जो पढ़ाए हैं उसमें आप देख लीजिएगा। फिर बात होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति जो होगा, या अम्लीय पोटासियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। एल्कोहल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे एथनॉल है, एथनॉल को अगर KMnO4 या कोई K2Cr2O7 की उपस्थिति में अगर इसका रिएक्शन कराया जाए, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब कि एथेनोइक के अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। एथेनोइक अम्ल में एथेन से क्या बन गया? ये एथेन से एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड बन गया आपका। इसी प्रकार हाइड्रोजनीकरण जब करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं? इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप डलडा वगैरह सब सब बनता है। निकेल जैसे उत्प्रेरक किसके उत्प्रेरक? पोलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल वही डलडा हो गया, वनस्पति घी, डलडा हो गया, फॉर्च्यून हो गया, ये सब का निर्माण जो होता है इसी विधि से आपका किया जाता है। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन मतलब एक दूसरे से प्रतिस्थापन कर देना, दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। जैसे CH4 प्लस CL2, CH4 आपका मीथेन हो गया, अब क्लोरीन है,
तो इसके जब सूर्य के प्रकाश में जब इसका क्रिया करेगा तो ये CH3Cl आपका बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है। अब आता है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल का जो भौतिक गुण होता है, अब एथेनॉल का बात कर रहे हैं हम, वो रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद होता है। जल में घुलनशील होता है। वाष्पशील द्रव्य का क्वथनांक कितना होता है? 351। और क्या होता है? प्राकृतिक में वो उदासीन होता है। अब उसका जो है गुण क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। सोडियम के साथ जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो जो बनाएगा आपका ये बनेगा सोडियम एंथ्राक्साइड। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब यहाँ पे बात आता है एथेनॉल। एथेनॉल एथेनोइक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, उसका भौतिक गुणधर्म देखते हैं। रंगहीन, द्रव, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा, सिरके जैसी गंध। क्वथनांक कितना होता है? 391। उसका कितना था? 351। ठीक है। 51 केल्विन, यहाँ 391 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने में बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। इसका जब स्त्रीकरण करेंगे, ठीक है, एथेनोइक एसिड है ये। ठीक है। इसको एथेनॉल के साथ जब मिलाएंगे और इसका H2SO की उपस्थिति में जब इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। ईस्टर का फॉर्मूला ये होता है आपका, ताकि यहाँ एस्टरीकरण हो रहा है, मतलब कि ईस्टर का निर्माण हो रहा है। मीठा फल जैसे गंध वाले एस्टर का निर्माण। मीठी फलों जैसे गंध वाले ईस्टर का निर्माण। साबुनीकरण, साबुन जो बनाते हैं हम, ठीक है, इसी विधि से जो है ना साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे CH3COCH2Cl3OH, ये क्या है? आपका ईस्टर है। ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से मिला के इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? CH3COONA और CH3CH2OH। मतलब इसी विधि से हम लोग का जो है साबुन तैयार होता है। क्षार की उपस्थिति में साबुनीकरण। क्षार की उपस्थिति में ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये आपका एसिड है। तो सोडियम क्या बना है? एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट बनाता है और H2O गैस मुक्त होता है। सोडियम तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। सोडियम तथा हाइड्रोजन, सोडियम और हाइड्रोजन का जो क्या किया गया है? अभिक्रिया करवाया गया है। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का अभिक्रिया कराया गया है। तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट में परिवर्तन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब साबुन और अपमार्जक। साबुन जो है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होता है। साबुन क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होता है। उदाहरण जो है ये आपका दिया गया है। साबुन केवल मृदुल जल में सफाई किया जाता है। ठीक है। मृदुल जल में सफाई किया जाता है साबुन। अगर कठोर जल रहेगा तो उसमें जो है झाग उत्पन्न नहीं होगा। मृदुल जल में झाग ज्यादा उत्पन्न होता है और सफाई करने में आसानी होती है और अच्छे से सफाई कपड़ा हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। अमोनियम और क्या होते हैं? सल्फोनेट लवण। ठीक है। अपमार्जक जो है कठोर एवं मृदु जल में सफाई किया जाता है। अपमार्जक का जो काम है वो कठोर जल में भी काम करेगा बढ़िया से और मृदु जल में, लेकिन साबुन जो है वो मृदु जल में बढ़िया काम करेगा, कठोर जल में काम सही नहीं करेगा। साबुन अणुओं में जलरागि शिरा, जलरागि से आयनिक भाग, और जल विरागी शिरा, लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला वाले। ये आपका हो गया जलरागि शिरा और ये आपका हो गया जल विरागी शिरा। साबुन साबुन अणु की संरचना जो होती है साबुन की सफाई के लिए, मैले तो मैले तेलीय होते हैं। जल विरागी शिरा तेल में घुल जाता है। जल विरागी शिरा क्या करता है? तेल में घुल जाता है। इसके बाद जल रागी शिरा चारों तरफ पानी से घिर जाता है। जैसे कि ये है आपका, ये क्या है? Na+ क्या है? जल विरागी शिरा। इस टाइप का जो है उसको क्या बोलेंगे? जल विरागी शिरा। वो क्या करता है? वो चारों तरफ इसका जमा होता है। ये जल रागी शिरा जो है आपका ये जल चारों तरफ जमा हो जाता है और जल विरागी शिरा इसके अंदर घुल जाता है तेल में। ठीक है।
जिससे मिसेल की संरचना बन जाती है। ये किसका संरचना है? मिसेली का। साबुन का मिसेल मैल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। साबुन का जो मिसेल होता है वो पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है तथा यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधक डालता है। साबुन जो है आपका जल में उपस्थित कठोर जल में उपस्थित, मान लीजिए कठोर जल में जो है साबुन ठीक से काम नहीं करता, लेकिन मृदु जल में है वो अच्छा काम करता है। लेकिन उसका वादक है मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। ठीक है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशील कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता है। जैसे कि हम लोग साबुन का जो उपयोग करते हैं वो हर समय उतना भी प्रभावपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं का पानी जो होता है ना, जल जो होता है वो कठोर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि झाग बनना, मतलब झाग उतना अच्छा तरीका से बन नहीं पाता है, जिसके कारण हमारा कपड़ा जो है साफ नहीं होता है। वहीं अपमार्जक का बात किया जाए तो अपमार्जक थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए वो जो है कठोर जल में और आपका मृदु जल में दोनों के लिए वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। आज का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको आरपीएस ट्यूटोरियल पे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।